और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अगले वीडियो को लेकर आए हैं। इसके पहले 100 प्रश्नों का हो चुका है, 101 से है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इन्हीं में से जो एग्जाम में आते हैं तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा ने, चॉम्स्की ने, फ्रॉवेल ने, नन ने। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये यूपी टेट, सी टेट जो भी टीचर के एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं अक्सर ये सब। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की, जॉन डीवी, स्किनर, गुड। वैसे चॉम्स्की होता है, इसमें चॉम्स्की दिया है। तो ये जो है भाषा विकास का सिद्धांत जो ये चॉम्स्की जी होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉवेल, जॉन डीवी, स्किनर या गुड। अब प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रतिपादक हैं ये हैं जॉन डीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जॉन डीवी हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? वेंगोस्की, जीन पियाजे, पावलोव, थॉमसन। तो ये जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ये हैं वेंगोस्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाइंगोस्की भी लिखा होता है कहीं कहीं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 105 नंबर का। यह है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय। तो जॉन डीवी द्वारा जो समर्थित लैब विद्यालय हैं ये प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इन सब प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसी में से एग्जाम में आता है। और टेट, सी टेट और भी टीचर एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये काम करेगा। अगला है थर्स्टन तथा लीकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। तो ये सब जो है अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्स्टन और लीकर्ट अभिवृत्ति मापन से संबंधित हैं। 107 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि का तरल मोजक मापक किसने दिया था? कैटल ने, गिलफर्ड ने, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने। तो ये जो है कैटल ने दिया था तरल मोजक मापन जो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्धि का तरल मोजक मापक कैटल ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा है कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मक, व्यक्तित्व, अभिरुचि, दबाव। तो 16 पीएफ का उपयोग जो है 16 पीएफ का उपयोग किए व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेंगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण या फिर संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो ये जो है सी वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। पारस्परिक शिक्षण जो है ये वेंगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न 110 नंबर का है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। मारना चाहिए या विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या फिर सभी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? भागनाशा, तनाव, संबंध, चिंता। तो
तो इसमें जो है संबंध ये मानसिक विकार को नहीं दिखाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक या राजनीतिक नेता। तो इसमें शल्य चिकित्सा जो होगी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था होती है वो शल्य चिकित्सा होती है। ये सारे प्रश्न जो है सीरीज से हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या सभी। अब श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं इसमें जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से या विचारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। तो सृजनात्मकता जो होती है अपसारी चिंतन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा के लिए। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है दस्तावेज ये जो है तीन भाषा के लिए निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, सभी से। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी से सीखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न, बिने, टर्मैन या कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता हैं वो हैं टर्मैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। टर्मैन बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80, फिर 71 से कम। तो जड़ बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 71 से कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125, 80, 110 या 100। ये जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है ये होता है मानसिक आयु। मानसिक आयु 5 हो जाएगी इसकी और बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो 4 से इसको काटेंगे 100 को तो ये मिलेगा 25। अब 25 का 5 से गुणा करेंगे तो 125 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 125, 119 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मानसिक आयु जो है इसका फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि का कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु हो गई 5 और वास्तविक आयु है 4 और गुणे 100 होता है। 4 से 100 काटेंगे 25 बार में, फिर 25 का 5 से गुणा कर देंगे 125 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, जब वे चाहें। तो इसमें जो है कक्षा के साथ उनको पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये जो है सृजनात्मकता से मितव्ययिता संबंधित नहीं है और बाकी सब संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? 4, 3, 5, 6। तो इसमें 3 संवेगों को बताया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 संवेग बताया वाटसन ने शिशुओं के भीतर जो होते हैं जन्म।
जन्म से। अगला प्रश्न हमारा है कि बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? गटमैन ने, बंकमैन ने, स्पीयरमैन ने, गिलफर्ड ने। तो बुद्ध का जो द्विकारक सिद्धांत है ये स्पीयरमैन ने दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पहले वाला 2015 में पूछा भी गया था, इसके बाद वाला भी 15-18 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल ने, क्लार्क ने, वेबर ने, विलियम जेम्स ने। तो ये स्टैनले हॉल ने कहा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंधी तूफान की अवस्था या उथल पुथल की अवस्था किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने कहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि आनुवांशिकता का वाहक होता है आरएनए केंद्रक, जीन्स, सिरा। तो ये आनुवांशिकता का जो वाहक होता है ये होता है जीन्स। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, कूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो इसमें जो है व्यक्तित्व का जो मापन करता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। कल्पना, आत्मसाधन, समंजन, चिंतन। तो इसमें चिंतन राइट आंसर इसका हो जाएगा कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने या किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है चिंतन करके। वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण या उदात्तीकरण। तो 128 का इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। इसमें है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन मतलब जब कोई नई रचना या किसी नए चीज के बारे में खोजता है तो उसको हम लोग सृजनात्मकता बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? बिल्ली के, कुत्ते के, वनमानुष के या मनुष्य के? तो इन्होंने जो है वनमानुष के ऊपर कोहलर ने प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अवधान, अधिगम, प्रतिकार या प्रेरणा। तो इसमें अभ्यास और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है उसको हम लोग अधिगम बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 15, 16, 17 में लगातार पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा कि प्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन किसका है? मैकडूगल का, स्किनर का, नन का या फ्रायड का? अब प्रेरणा की व्याख्या जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है ये जो है फ्रायड ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अगला है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। तो भूख, प्यास और नींद ये जन्मजात होते हैं लेकिन आदत जो है ये जन्मजात नहीं होती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में या रोजगार के संबंध में या अभ्यास पुस्तिकाओं में? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है कि वो जो स्वतंत्र अध्ययन में असंगठित घर से आने वाला बालक जो है सबसे अधिक कठिनाई उसको स्वतंत्र अध्ययन में होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृत और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो इसमें संस्कृत और प्रशिक्षण जो है ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये जो है बाह्य कारक हैं जो बच्चों को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में प्रथम आते हैं, जो समाज में रहना पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है जो असामाजिक कार्य करते हैं वही जो है अपराधी बालक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्थीमिया या सभी। जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनके अंदर डिस्ग्राफिया होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। डिस्ग्राफिया होता है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है। अब विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या सभी। तो विशिष्ट बालकों में ये सभी आते हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले या प्रतिभाशाली बालक। तो इसमें जो है प्रतिभाशाली बालक आते हैं। इसका राइट आंसर साइजोइड वर्ग में प्रतिभाशाली बालक आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु या कथन किसका है? सैफर का, हेडफील्ड का, ड्रेवर का या लेडेक का। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये कथन जो है ये ड्रेवर का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुख बधिर, मंद बुद्धि। तो इसमें सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग है इसमें श्रवण दोष के बच्चों के ऊपर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है परिपक्वता, अभिसरण, समंजन या प्रत्यक्षण। तो इसमें जो है ये परिपक्वता, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि जब बालक के कोषों में पेशियों में समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है उससे एक निश्चित समय में बालक जो है कोई कार्य कर सकता है तो उसको परिपक्वता हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? या थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? थॉर्नडाइक ने जो है ऑप्शन ए हमारा दिया है 5, ऑप्शन बी है 3, सी है 4 और डी है 6। तो थॉर्नडाइक ने सीखने संबंधी जो है 3 नियम दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? कुत्ता, तोता, मनुष्य, बिल्ली। तो थॉर्नडाइक ने जो है अपने सीखने का जो नियम का प्रतिपादन किया वो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया है। अगला प्रश्न हमारा है कि कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्णाकृत समग्र सिद्धांत या फिर उद्दीपन, पुनर्बलन, क्रियात्मक सिद्धांत। तो कोहलर ने जो सीखने के सिद्धांत को जाना जाता है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को जो है ये पूर्ण आकृत और समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको 45 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसातन या प्रकीर्णन। तो ये 46 जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर बी, ये मानसिक स्वास्थ्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षण की दृष्टि से या बाल समायोजन की दृष्टि से। तो ये जो है बाल विकास की दृष्टि से
सर्वाधिक इसका महत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि किशोरा अवस्था बड़े बड़े बल तनाव तूफान तथा विरोधी की अवस्था है, यह कथन किसका है? किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, टीपीनन, वाटसन। तो ये जो है स्टैनले हॉल की है यह कथन है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सीएल हल, पावलोव, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा है 150 की किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लगभग प्राप्त होना कहलाता है? अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अनुसरण या अधिगम अंतरण। तो ये जो है अधिगम अंतरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा।